हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने ये आपको 8 क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उनके सही भी थे, कुछ ने कोशिश ही नहीं की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई करें। सही गलत वो अलग मैटर होता है, लेकिन ट्राई करें एक बार कि आप पे हो भी रहा है, आप अप्रोच लगा भी पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से कांटेक्ट करें। तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार, कितने H2O 3, कितना चार्ज होता है 0, Br पर कितना चार्ज होता है -1, प्लस CO क्या है यहाँ पर, अपनी सेंट्रल एटम क्या है CO, तो उनके लिए X। फिर इस पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2, इस पर कितना चार्ज होता है -1। फिर दोबारा वही अपनी सेंट्रल एटम, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मानी तो X प्लस 0। और ये टोटल कितने हैं, टोटल इनकी पावर 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू -3, क्योंकि PO4 पे चार्ज कितना होता है -3 इक्वल 0। इनको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने पर देखिए यहाँ पर तो 0 हो गया, -1 और -2 कितना हो गया, -1 और -2, -1 -2 -4 हो गया। ये -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 कितना आएगा, -12। और ये 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। इधर ये कितना है -6 इक्वल 0, 6x बराबर +18, तो x बराबर +3। ये समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी किसकी, अपने को पीडी की तो निकालनी है यहाँ पर, सेंट्रल एटम की। तो सबसे पहले क्या है, x मान लिया, प्लस कितने OAC पे चार्ज क्या होता है -1, कितने OAC हैं 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। DPME कितने हैं 1, चार्ज कितना होता है 0 इक्वल टोटल पर चार्ज कितना है 0, तो x बराबर +2। नेक्स्ट इसे देखिए Mn CH3CO, आपको मैंने बताया था कि CH3CO पे चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कौन कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो +1 प्लस x, कितने CO हैं 4, CO पे चार्ज कितना होता है 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। ये क्या हुआ है Mn पर, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर Fe देखिए, जब मैंने आपको बताया था इस प्रकार रिंग जुड़ी हुई हो तो हम इनकी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। और एरोमेटिसिटी ये रिंग कब होगी, जब इस पर -1 चार्ज आएगा और इस पर भी -1 चार्ज आएगा। तो इसका -1 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज X, फिर इसका -1 चार्ज, टोटल कितना हुआ, टोटल इक्वल 0 के बराबर लोगे तो क्या लोगे, -1 प्लस x प्लस -1 इक्वल 0, तो x बराबर +2। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। यहाँ पर देखिए सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया इस प्रकार एग्जाम्पल जुड़ा हुआ हो, मतलब इस प्रकार रिंग जुड़ी हुई हो तो हम उनकी एरोमेटिसिटी देखते हैं। अब एरोमेटिसिटी, इस रिंग की एरोमेटिसिटी कब होगी, जब इस पर माइनस चार्ज होगा 5 मेंबर पर। और इस रिंग की एरोमेटिसिटी कब होगी, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए ऊपर वाली रिंग के लिए हमने -1 चार्ज, फिर अपनी ऑक्सीडेशन, जिस सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो X, प्लस इस 3 मेंबर रिंग की एरोमेटिसिटी कब होगी, जब इस पर +1 चार्ज होगा, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, तो x बराबर 0। तो यहाँ पर Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। यहाँ पर देखिए
Fe के लिए Na कितने Na हैं 2 और Na पर चार्ज कितना होता है +1। Na पर चार्ज कितना होता है +1 प्लस Fe को क्या मान लिया X मान लिया, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर Fe, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको X मान लिया। कितने CO हैं 4, उन पर चार्ज कितना होता है 0, टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है -2। यहाँ पर देखिए इस वाले कॉम्प्लेक्स में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान ली X प्लस कितने CO हैं 4, चार्ज कितना होता है 0, टोटल पे चार्ज कितना है -1, तो X बराबर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये समझ में आ गया आपको तो आपको कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये क्या है OS धातु ओस्मियम, इसी का हमको क्या निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सपोज हमने क्या मान लिया X प्लस N, आपको मैंने लिखाया था नाइट्राइडो N, उस पर चार्ज कितना होता है -3। Br पर चार्ज कितना होता है -1, कितने Br हैं 2। Pme क्या है यहाँ पर Pme, ध्यान से देखना Pme। अब सर इस पे चार्ज कैसे निकाले, NH3 तो जानते हो, जब NH3 पर चार्ज कितना होता है 0, इसका एक H हटा के NH2 बनता है, उस पर चार्ज कितना होता है -1, उसका दूसरा H हटा देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा -2। और आपको पता है मैंने आपको जैसे कार्बन फैमिली बताई थी उसी प्रकार इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम कि इधर नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस, तो हम ये लिख सकते हैं NH3 हो चाहे NH3 हो या PS3, दोनों क्या होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, दोनों पे क्या होता है चार्ज 0 होता है। अब मैं एक इन H की जगह कोई भी एकल संयोजी समूह जोड़ सकता हूं, जैसे R ग्रुप जोड़ दूं तो NR3 पर भी तो चार्ज 0 होगा, तो PR3 पर भी चार्ज क्या होगा 0, इन दोनों पर चार्ज 0 है। तो जैसे यहाँ पर कितनी वैलेंसीज कम है इसकी, यहाँ पर तो 3 वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन Pme हमने क्या लिया है Pme, तो 2 वैलेंसी कम है PR3 में, तो चार्ज कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर चार्ज कितना लोगे आप Pme का -2, कितने Pme है 2। Nme मैंने यहाँ से अभी बताया है NH2H की जगह मैंने Me लिख दिया क्योंकि एकल संयोजी H है और एकल संयोजी क्या है आपका R, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा -1, तो प्लस -1, टोटल चार्ज कितना है -1, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा -3 -2 -5 और -4, -5 और -4 कितना हो गया -9 -10, जिसमें से एक आप हटा दोगे तो क्या बचेगा X बराबर क्या आ जाएगा +9। वैसे ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हेप्टिसिटी और EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी होती क्या है, ये एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है, लिगेंड का गुणधर्म होता है हेप्टिसिटी कि क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड के कितने एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। लिगेंड में तो बहुत सारे एटम हो सकते हैं, तो लिगेंड के कितने एटम उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं,
वो क्या होती है, उस कंपाउंड की हैप्टिसिटी होती है, वो उस लिगेंड की हैप्टिसिटी होती है। क्या होती है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड थ्रू विच इट इज कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल एटम। मतलब कि लिगेंड के कितने परमाणु सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस लिगेंड की हैप्टिसिटी होती है। इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? नीटा की पावर एक्स। एक्स क्या है कि कितने एटम के लिगेंड के कितने एटम सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये मेटल है, यहाँ पर एक ये लिगेंड है आपका, यहाँ पर सिर्फ ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी इस लिगेंड की? नीटा 1, क्योंकि ये सिर्फ कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक परमाणु से, तो हम क्या लिखेंगे? नीटा 1। अब देखिए यहाँ पर ये मेटल है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अब देखिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने परमाणुओं पर है? 2 परमाणुओं पर है। तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड किन 2 परमाणु के बीच में है? कार्बन कार्बन 2 परमाणुओं से जुड़ी हुई है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये भी, और ये मेटल किससे जुड़ी हुई है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो इसकी जो हैप्टिसिटी है कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये मेटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, और वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स पर है? 2 पर। नेक्स्ट देखिए CH3, यहाँ पर CH3 एक ही एटम से जुड़ी हुई है। ये मेटल जो कितने एटम से जुड़ी हुई है? एक एटम से। तो यहाँ पर इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? नीटा 1। यहाँ पर देखिए ये मेटल इस CH2 से जुड़ी हुई है, मतलब एक एटम से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? नीटा 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन से ही जुड़ी हुई है मेटल, तो इसकी भी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? नीटा 1। अब देखिए यहाँ पर है, ये मैंने लगा रखा है, मतलब पाई जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन तीनों एटम पे क्या कर रही है? डिलोकलाइज कर रही है। इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन तीनों एटम पे डिलोकलाइज कर रही है। और ये जो मेटल है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा है, ना कि किसी एटम से। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम पर है? 3 पर। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 3। ये काम आएंगे आपको, आप जब EAN नंबर निकालोगे तब ये आपको सभी चीज़ें क्या आएगी? काम में आएंगी। यहाँ पर देखिए ये Fe है। Fe यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे जुड़ा हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के कितने परमाणुओं पर है? 5 परमाणुओं पर। तो इसकी जो हैप्टिसिटी होगी, या इस लिगेंड की जो हैप्टिसिटी होगी, वो क्या होगी? 5, नीटा 5। इसे नेक्स्ट इसकी दूसरी रिंग भी किससे जुड़ी हुई है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कितने एटम्स पर हैं? कितने एटम्स पर हैं? 5 एटम्स पे। और मैंने ये क्यों, अब सर आपका एक क्वेश्चन है, सर आप ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने एटम्स पर हैं उन्हें क्यों ले रहे हो? सभी को क्यों ले रहे हो? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एटम पर इक्वली डिवाइडेड होती है। क्या होती है? इक्वली डिवाइडेड। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी जा रही है, कितने एटम्स पर है? 5 एटम्स पर। तो यहाँ पर भी इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? नीटा 5। यहाँ पर कोई मेटल इन लिगेंड्स से जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये मेटल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई है। ध्यान से देखना, सिर्फ एक कार्बन से। यहाँ पर कोई ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से नहीं जुड़ रही, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई है। जब ये एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? 1, नीटा 1, क्योंकि ये सिर्फ कितने एटम से जुड़ी हुई है? एक एटम से। यहाँ पर देखिए ये जो मेटल है ये किससे जुड़ी हुई है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। और बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स पर है? 6 एटम्स पर। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 6, क्योंकि कितने एटम्स से जुड़ गए? कितने एटम्स से जुड़ गई मेटल? 6 एटम्स से। इधर देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो ये मेटल है सिर्फ किससे जुड़ी हुई है, इस कार्बन एटम से, इस कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, नीटा 1, क्योंकि एक ही एटम से जुड़ी हुई है। यही तो लिखा है हमने, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा की पावर x। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो डायरेक्टली अटैच कितना एटम है, एक। यहाँ पर देखिए ये किससे अटैच है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कितने एटम्स पर है, 3 एटम्स पर। कितने एटम्स पर है, 3 एटम्स पर, और 3 एटम्स पर है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसकी हेप्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, नीटा 3। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हेप्टिसिटी होती क्या है। इसी हेप्टिसिटी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और टॉपिक डिस्कस करता हूं, जिसमें आता है आपके टर्मिनल लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड। आपका एक टॉपिक आता है टर्मिनल लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड। आपको हेप्टिसिटी तो समझ में आ गई होगी। देखिए टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग लिगेंड होते क्या है, एक्चुअली क्या होता है, कोई लिगेंड है, हमने क्या लिया है, हेलो, मतलब हेलोजन ली है कोई। यदि हेलो से एक मेटल जुड़ी हुई है, तो यदि किसी लिगेंड से सिर्फ एक मेटल जुड़ी हुई होती है तो वो कैसा लिगेंड होता है, टर्मिनल लिगेंड। और ये क्या करता है, अपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन द्वारा किससे जुड़ा होता है, मेटल से। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब EAN निकालोगे तब ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। और हेलो, जब ये हेलो लिगेंड किन्हीं 2 मेटल्स के साथ जुड़ जाता है, एक तो जुड़ता है, एक मेटल तो जुड़ती है इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, और एक मेटल जुड़ती है इसके 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, 3। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, म्यू एक्स बराबर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब म्यू का मतलब क्या होता है कि ये लिगेंड ब्रिजिंग पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई लिगेंड ब्रिजिंग पोजीशन बना रहा है तो हम उसे किससे शो करेंगे, म्यू, और जो लिगेंड का नाम है। जैसे यहाँ पर लिगेंड क्या है, एक्स, तो म्यू एक्स, और म्यू एक्स कितने देता है, 3। सेम NH2 टर्मिनल लिगेंड होता है, तब भी 2 देता है, और NH सिंगल म्यू, क्योंकि जब NH किसके रूप में हो, मेटल से जुड़ा हो ब्रिजिंग के रूप में, तब भी ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। म्यू ओ कितने देता है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु जब ब्रिजिंग के रूप में हो तब भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। और ये कुछ ऐसे हैं, ये ब्रिजिंग हो चाहे टर्मिनल हो, ये इतने ही इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, सेंट्रल एटम को। जैसे HDT मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टाइट्रियम, 1 इलेक्ट्रॉन ही देंगे, चाहे ये ब्रिजिंग पोजीशन पर हो चाहे ये किस पर हो, टर्मिनल पर। CO लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। थायो कार्बोनिल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। NH3 2 इलेक्ट्रॉन ही देंगे। CH3 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, क्योंकि CH3 पर चार्ज कितना होता है, -1। समझ में आ गया होगा। जो इस पर चार्ज होता है टर्मिनल में उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। मैंने बोला है जो लिगेंड पर चार्ज होता है टर्मिनल में उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जैसे इस पर -1 चार्ज होता है टर्मिनल में, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पर -2 चार्ज होता है टर्मिनल में, 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। H हाइड्राइडो -1 चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है।
ये तो हुए चार्ज की बात। अब ये सारे क्या हैं, CO, CS, NH3, ये क्या हैं, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में देखते हैं कि कितने लोन पेयर दे रहा है, कितने लोन पेयर दे रहा है। ये सारे एक ही लोन पेयर दे रहे हैं, तो 2 2 2। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। CH3, CH4 पर कोई चार्ज नहीं होता, CH4 पर कोई चार्ज नहीं होता। एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, क्या बन गया, CH3 माइनस। इस पर चार्ज कितना है, 1। टर्मिनल में भी 1 और ब्रिजिंग में भी 1। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम पढ़ेंगे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए हम पढ़ रहे हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और ये अप्लाई कहाँ होता है कि EAN अप्लाई होता है सभी कॉम्प्लेक्सेज में। EAN सभी कॉम्प्लेक्सेज में अप्लाई होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स में ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाता है। जैसे देखिए, जब हम इसे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाएगा, एक तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और एक करवाएगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कौन कौन सी ज्योमेट्री आती हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और स्क्वायर प्लेनर के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। और देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो क्यों करवाता है, क्योंकि आपको पता है 18 पे क्या आता है, आर्गन। आर्गन कैसा विन्यास है, आर्गन कैसी गैस है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस कैसी होती है, स्टेबल। मतलब ये क्या शो करना चाहते हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्सेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल या 16 इलेक्ट्रॉन रूल या उसका EAN नंबर, क्या उसका EAN नंबर मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18 के मल्टीप्लिकेशन में यदि कॉम्प्लेक्स कौन सा हो, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वो कॉम्प्लेक्सेज ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय किसके, अदर कॉम्प्लेक्सेज के। जैसे मैंने सपोज किया, यहाँ पर मान लिया कि आपका किसी कॉम्प्लेक्स का, सपोज मैंने ये नहीं बोला ये कॉम्प्लेक्स है, उसका EAN आ गया 36। क्या आ गया, 36। तो ये 18 के मल्टीप्लिकेशन में है, 2 × 18 लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर यदि मैं लिखूँ n × 18 तो n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं, जब ये 18 के मल्टीप्लिकेशन में मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो जो ये EAN 36 नंबर वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो अदर कॉम्प्लेक्सेज जो EAN को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनसे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। यदि उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। यदि उसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब यदि किसी का EAN नंबर क्या आ रहा है, EAN नंबर स्क्वायर प्लेनर में 48, क्या आ रहा है, 48, तो ये 16 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 16, n बराबर 2, तो जो n बराबर 3, तो जो ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब स्क्वायर प्लेनर के लिए बात की है मैंने ये कि स्क्वायर प्लेनर का यदि EAN नंबर 48 आ रहा है, तो जो स्क्वायर प्लेनर अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो इससे क्या होंगे, कम स्थायी होंगे, ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्थायी होगा। EAN रूल सिर्फ यही बताता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स को चूज करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स को चूज करते हैं, तो उनमें से कौन सा अधिक स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। ये सभी चीज़ें क्या बताता है, ये EAN।
अब देखिए EAN में मैंने 3 टर्म लिखी हैं, फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सेकंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल और थर्ड है ऑक्टेट रूल। इसमें 3 ही टर्म आती हैं। यदि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है तब तो क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यदि कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर तो क्या आएगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल। बट आपकी बुक में ये दिया हुआ नहीं है, मैंने बताया है आपको कि यदि स्क्वायर प्लेनर है तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। यदि मेन ग्रुप एलिमेंट है मतलब पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है तो हम ऑक्टेट रूल फॉलो करवाते हैं कि उसका ऑक्टेट, उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने लिखा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड डज नॉट फॉलो दीज रूल, मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टेट रूल, मतलब जिन कॉम्प्लेक्स का EAN 18 के 16 के या 8 के मल्टीप्लिकेशन में आता है वो रिलेटिवली क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस से, मतलब वो अदर कॉम्प्लेक्सेस से क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 7 इलेक्ट्रॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यदि मेन ग्रुप एलिमेंट है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 8, ये कॉम्प्लेक्स है तो 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वह स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, जो दूसरे का तो क्या करें ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन, मतलब खुद का रिडक्शन करें और दूसरे का ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 या 17, खुद का रिडक्शन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया किसी से और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनका विन्यास क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट रूल हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया। दोनों फॉलो करने लग जाएंगे, उससे क्या हो जाएगी इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है और जिससे इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पर क्या है 9 इलेक्ट्रॉन या 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में क्या आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन या 19 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आप तो नेम पर ध्यान दिया करो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे का तो क्या करें रिडक्शन और खुद का क्या करें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन खुद का कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देना। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर 18, मतलब ये ऑक्टेट रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएंगे और फॉलो करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि EAN होता क्या है, किस प्रकार हम EAN निकालते हैं कॉम्प्लेक्सेज में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।